दोस्तों हमने पिछली क्लास में देखा था फरो मेथड ऑफ इरिगेशन का पार्ट 1, जिसमें कि हमने चर्चा की थी कि फरो इरिगेशन क्या होता है और फरोस का विन्यास कैसे किया जाता है। इसका दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत है, जिसमें कि फरो में वेटिंग पैटर्न किस प्रकार प्राप्त होता है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसमें प्लांटेशन फरो के बीच में मादा पे किस प्रकार किया जाता है और सिंचाई किस प्रकार से की जाती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेटिंग पैटर्न। In order to obtain a uniform weighted root zone, furrow should be properly spaced, have a uniform slope, and the irrigation water should be applied rapidly. As the root zone in the ridges must be weighted from the furrows, the downward movement of water in the soil is less important than the lateral or sideways water movement. Both lateral and downward movement of water depends on soil type, as can be seen in figure. फरो मेथड में जो है वेटिंग पैटर्न किस प्रकार का प्राप्त होता है और यूनिफॉर्म वेटिंग पैटर्न प्राप्त करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि फर्रो जो है प्रॉपरली स्पेस्ड हो, अर्थात दो फर्रो के बीच की दूरी उपयुक्त होनी चाहिए, स्लोप यूनिफॉर्म होना चाहिए, अर्थात ढाल यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, और पानी जो है इस गति से दिया जाना चाहिए कि हमें जो है एक यूनिफॉर्म वेटेड जोन प्राप्त हो सके। जैसा कि हम जानते हैं कि फरो इरिगेशन में पानी का डाउनवर्ड मूवमेंट उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता है, बल्कि पानी का जो है लेटरल मूवमेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि फरो इरिगेशन का मुख्य लाभ ये होता है कि जब हम फरोज में पानी देते हैं तो पानी जो है फरोज में भूमि में नीचे जाने के साथ साथ उसका लेटरल मूवमेंट भी होता है, और लेटरल जब मूवमेंट होता है तो लेटरल मूवमेंट करके पानी जो है मादा के नीचे पहुंचता है, जहां पर हमारी जड़ क्षेत्र होता है फसलों का। इस प्रकार जो है जड़ें जो हैं आसानी से पानी का एब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो यह जो कंडीशन होती है बोथ लेटरल एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, ये डिपेंड करता है कि सॉइल टाइप कैसी होती है। तो ये देखते हैं कि विभिन्न सॉइल्स में हमें पानी का वेटिंग पैटर्न कैसे प्राप्त होता है। जो सैंडी सॉइल्स होती हैं या हल्की सॉइल्स होती हैं उसमें पर्कुलेशन लॉसेस ज़्यादा होते हैं, अर्थात पानी गहराई की ओर ज़्यादा जाता है, जबकि पानी जो है साइड में कम फैलता है या उसका लेटरल मूवमेंट कम होता है। यही जब लोमी सॉइल्स होती हैं तो उसमें जो है लेटरल मूवमेंट भी हमें ज़्यादा मिलता है, लेकिन डाउनवर्ड मूवमेंट कम हो जाता है। तो वेटिंग जोन हमें जो है इस प्रकार से प्राप्त होता है। लेकिन यदि जब हम यही क्ले सॉइल से तुलना करते हैं तो क्ले सॉइल का इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होने के कारण जो है डाउनवर्ड मूवमेंट वाटर का कम होता है और लेटरल मूवमेंट ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार सॉइल टाइप के हिसाब से जो है वेटिंग जोन प्राप्त होने के कारण जो फर्रो की स्पेस है और जो ढाल है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, और वाटर फ्लो के ऊपर कि हमारा वेटिंग जोन कैसे होना चाहिए। इस चित्र में जो है आइडियल वेटिंग पैटर्न बताया गया है फर्रो इरिगेशन के माध्यम से। ये फर्रो बनी हुई है और ये रिजेस बनी हुई है जहां पर हमारी फसलें लगाई जाती हैं। तो दो फर्रो के बीच में जो है जब हम पानी दिया जाता है तो यह पानी जो है रिसकर नीचे पहुंचता है और इस प्रकार का वेटिंग पैटर्न बनाता है। इस फर्रो का वेटिंग पैटर्न हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है और इस फर्रो में जो पानी दिया जा रहा है उसका वेटिंग पैटर्न इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो इस फर्रो स्पेसिंग में जो है आइडियल वेटिंग पैटर्न वह होता है जब दो फर्रो के बीच में जो है जो मादा बनी हुई रहती है उसके नीचे में जो वेटिंग पैटर्न का मिल रहा है पानी जो है ये ओवरलैप, इतना ओवरलैप हो जाना चाहिए ताकि यहाँ से जो है पानी कैपिलरी राइस के द्वारा ऊपर पहुँचे और ये मादा की जड़ क्षेत्र में पहुँच जाए। तो इस प्रकार का एक आइडियल वेटिंग पैटर्न फर्रो सिस्टम में इस प्रकार का होना चाहिए। इस प्रकार का यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाने के लिए जो है हमारे को फर्रो की स्पेसिंग और फर्रो लेंथ जो है वो उपयुक्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि स्लोप और स्ट्रीम साइज के ऊपर निर्भर करती है। यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाने के लिए जो है फर्रो लेंथ पर्याप्त लंबी होनी चाहिए ताकि
पानी जो है उसको नीचे जाने में और साइड में मूवमेंट करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। यूनिफॉर्म स्लोप होना चाहिए, अर्थात ढाल यूनिफॉर्म होना चाहिए। यदि ढाल कहीं ज़्यादा हुई तो पानी वहीं पर पर्कुलेट होता रहेगा और पानी आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। और स्ट्रीम साइज इनफ होना चाहिए ताकि फर्रो में पानी नीचे जाने के साथ साथ आगे भी बढ़ सके। The quarter time rule is used to determine the time required for water to travel from the farm channel to the end of the furrow. क्वार्टर टाइम रूल्स के हिसाब से जो है हम यह पता कर सकते हैं कि पानी जो है पूरे चैनल में बहने के लिए कितना समय उसको लगता है। अब हम देखते हैं कि कई बार जो है फरो इरिगेशन में हमको पुअर वेटिंग पैटर्न मिलता है या वेटिंग पैटर्न अच्छा नहीं प्राप्त होता है, तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि अनफेवरेबल नेचुरल कंडीशन हो, अर्थात नेचुरल कंडीशन उपयुक्त न हो, जैसे कि फर्रो के नीचे कोई कॉम्पैक्टेड लेयर हो या खेत में जो है डिफरेंट सॉइल टाइप का मिल रही हो, अर्थात मान लीजिए सॉइल के गठन में मृदा विन्यास में परिवर्तन हो रहा हो एक ही खेत में, या फिर अनइवन स्लोप हो। इस कारण से हमको पुअर वेटिंग पैटर्न मिलता है। कई बार जो है पुअर लेआउट, जैसे कि फर्रो की स्पेसिंग पर्याप्त न होने के कारण या फर्रो का स्पेस बहुत ज़्यादा होने के कारण जो है हमें वेटिंग पैटर्न पुअर मिलता है, या फिर पुअर मैनेजमेंट के कारण भी हमें वेटिंग पैटर्न गलत मिलता है, जैसे कि स्ट्रीम साइज या तो बहुत ज़्यादा हो या स्ट्रीम साइज बहुत कम हो, तब भी जो है, या फिर इनफ्लो को जो है या फरो इरिगेशन में पानी जो है जल्दी ही ख़त्म कर दिया गया हो, तो इस कारण भी पुअर वेटिंग पैटर्न मिलता है। तो ये देखते हैं हम कैसे ये काम करते हैं। अनफेवरेबल नेचुरल कंडीशंस, कई बार कॉम्पैक्टेड सॉइल लेयर होने के कारण या नीचे की सॉइल कॉम्पैक्टेड होने के कारण जो है हमें फरो इरिगेशन में आइडियल वेटिंग पैटर्न नहीं मिलता है, जैसा कि चेक बेसिन मेथड में हमने देखा था। या फिर अनइवन स्लोप होने के कारण भी वेटिंग पैटर्न गलत प्राप्त होता है। यदि सॉइल बहुत ज़्यादा स्लोप होती है तो वहाँ पर जो है पानी बहुत तेजी से बहता है, या जबकि फ्लैटर स्लोप्स होते हैं वहाँ पर स्लोली बहता है, जिससे कि पानी को जो है इन्फिल्ट्रेट होने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार की कई बार परेशानियां सामने आती हैं। या पुअर लेआउट होने के कारण यदि फरो की स्पेसिंग बहुत ज़्यादा चौड़ी कर दी जाए, जैसा कि आगे के चित्र में हम देखेंगे, तो जो है वेटिंग पैटर्न हमको गलत प्राप्त होता है। हम इस प्रकार के चित्र से समझ सकते हैं कि यदि फर्रो के बीच की जो है स्पेस बहुत ज़्यादा है तो जो वेटिंग पैटर्न बनेगा उससे इस प्रकार का प्राप्त होगा, और बीच के क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच पाएगा, मादा के नीचे पानी नहीं पहुंच पाएगा और हमारी फसल को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जो है हमें स्पेसिंग जो है फर्रो के बीच की स्पेसिंग जो है उसका चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। या फिर ये वेटिंग पैटर्न इसलिए भी कई बार पुअर मैनेजमेंट के कारण भी गलत प्राप्त होता है, यदि स्ट्रीम साइज बहुत छोटी हो, यानी वाटर का फ्लो बहुत कम हो, तो जड़ क्षेत्र में पानी बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है और जो है जड़ क्षेत्र सूखा रह जाता है। या फिर स्ट्रीम साइज बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहता है या फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो कई बार जो है ये ओवरलैपिंग हिस्सा ज़्यादा होता है और वाटर लॉक्ड कंडीशन पैदा हो जाती है। और कई बार ये होता है कि फर्रो के निचले क्षेत्र में जो है सॉइल इरोजन होने की संभावनाएं भी बनी हुई रहती हैं। तो या फिर कई बार जो है कि फर्रो में पानी बहुत जल्दी समाप्त कर दिया जाता है। हमें यह लगता है कि फर्रो में पानी तो ऊपर शुरू के से लेकर अंतिम सिरे तक पहुंच गया है, परंतु हमने और समाप्त कर दिया उस फर्रो में पानी देना, परंतु पानी इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया है कि वह जड़ क्षेत्र तक उपयुक्त मात्रा में पहुंच सके।
तो इन सब कारणों से हमें वेटिंग पैटर्न अच्छे प्रकार से प्राप्त नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करते हैं हम प्लांटिंग टेक्निक की, अर्थात फर्रों में जो है वो प्लांटिंग किस प्रकार की जाती है या फसलें किस प्रकार से लगाई जाती हैं। द लोकेशन ऑफ प्लांट्स इन अ फरो सिस्टम इज नॉट फिक्स्ड बट डिपेंड्स ऑन द नेचुरल सर्कमस्टांसेस। जो मादा के ऊपर प्लांटिंग करना है या फसलों को लगाना है वह कई सारे चीज़ों पर निर्भर करता है। इसको निम्न उदाहरण से हम समझ सकते हैं। In areas with a heavy rainfall, the plants should stand on the top of the ridges in order to prevent damage as a result of waterlogging. जहाँ पे वर्षा बहुत भारी होती है वहाँ पर पौधों को हमें रिजेस के या मादा के टॉप पोर्शन पर लगाना चाहिए, ताकि जो है यदि हैवी रेनफॉल भी हो तो रिजेस के ऊपर तक पानी ना भरे और वाटरलॉग कंडीशन पैदा ना हो। If water is scarce, the plant may be put in the furrow itself to benefit more from the limited water. कई बार जब पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है तो इन फर्रोस का उपयोग जो है वो फसलों को लगाने के लिए किया जा सकता है या इन फर्रों में जो है फसलें लगाई जा सकती हैं। As soil tends to accumulate in the higher point, a crop on saline soils should be planted away from the top of the ridge. Saline soils जहाँ पे होती हैं वहाँ की टेंडेंसी ये होती है कि जो सॉल्ट्स होते हैं वह भूमि के सबसे ऊंचे हिस्से पे जाकर एकत्रित होते हैं, अर्थात रिजेस के टॉप पर इकट्ठे हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशंस में हमें रिजेस के साइड पर जो है प्लांट्स का लगाना चाहिए। यूजुअली इट इज प्लांटेड इन 2 rows एट द साइड्स। इस कंडीशन में जो है रिजेस के दोनों किनारों पर जो है वो पौधे लगाए जा सकते हैं। इस समय जो है यदि ऐसी व्यवस्था की जाती है तो यह ध्यान रखना चाहिए कि जब फरों में पानी दिया जाए तो वाटर लॉगिंग कंडीशन से ये पौधों में नष्ट ना हो या खराब ना हो। इसी तरह यदि फॉर विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग क्रॉप्स इन कोल्डर एरियाज द सीड में बी प्लांटेड ऑन द सनी साइड्स ऑफ द रिजेस। यदि उन क्षेत्रों में जहां पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है तो या फिर ऐसे समय में फसलें लगाई जा रही हैं जिस समय ठंड का समय हो तो उस समय फसलों को रिजेस के उस हिस्से पे लगाना चाहिए जहां पर धूप सीधी पड़ती है। जबकि हॉट एरियाज जहां पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है या सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है और तो वहां पर जो है रिजेस जो है ऐसी जगह रिजेस के ऐसे क्षेत्रों में फसल बुआई करनी चाहिए जो कि जिस पर डायरेक्ट सनलाइट न पड़ती हो। इसको हम निम्न चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। जहां पर हैवी रेनफॉल होती है वहां पर रिजेस के टॉप पर जो है हमको प्लांटेशन करना चाहिए या सीड की बुआई करना चाहिए या फसलों को लगाया जाना चाहिए। परंतु जहां पर पानी की कमी होती है, बहुत ज़्यादा कमी होती है, वहां पर फर्रोज में कई बार जो है सीड लगा दिए जाते हैं। जहां पर सॉल्ट एकत्रित होने की संभावनाएं रहती हैं या सलाइन सॉइल्स होती हैं वहां पर सीड जो है ये फर्रों के दोनों या रिजेस के जो है ये दोनों साइड पर लगा दिए जाते हैं। लेकिन इस समय ध्यान रखना चाहिए कि फर्रों में इतना पानी ना भरे कि ये यहाँ पे वाटरलॉग कंडीशन पैदा हो जाए। इसी तरह जहाँ पर ठंड पड़ती है वहाँ पर सूर्य की दिशा पर्याप्त मात्रा में जहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है उस तरफ सीड का रोपण किया जाता है। Maintenance of furrow. After construction, the furrow system should be maintained regularly. During irrigation, it should be checked if water reaches the downward end of all furrows. There should be no dry spots on the place where water stays ponding. अर्थात हमें जो है बीच बीच में फर्रो की मेंटेनेंस का भी कार्य करते रहना चाहिए और यह देखना चाहिए कि फर्रो कहीं से टूटी तो नहीं है, कहीं पर ऊंचा स्थान तो नहीं है, ड्राई स्पॉट तो नहीं बन गया है। और जो फील्ड चैनल्स होती हैं या ड्रेन शुड बी केप्ट फ्रॉम वीड्स। जो ड्रेन चैनल्स होती हैं या फरोज होती हैं उनको जो है हमें वीड फ्री रखना चाहिए। अब बात करते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ फरो इरिगेशन, अर्थात फरो इरिगेशन के क्या लाभ हैं। इन दिस मेथड वाटर इन द फरो
कॉन्टेक्ट ओनली 1/2 to 1/5 ऑफ द लैंड सरफेस। मुख्य फायदा ये मिलता है कि हमको पूरी भूमि के ऊपर पानी नहीं देना पड़ता है और केवल 5वें हिस्से में या आधे हिस्से में जो है लैंड जो है वो पानी के कांटेक्ट में आती है। अर्लियर कल्टीवेशन इज पॉसिबल विच इज डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस इन हैवी सॉइल्स। जो भारी भूमि होती है उसमें हमें जल्दी फसलों को लगाने की सुविधा प्राप्त हो जाती है, अन्यथा एक बार वर्षा प्रारंभ हो जाती है तो हैवी सॉइल्स में कार्य करना अत्यंत कठिन होता है। लेबर रिक्वायरमेंट फॉर लैंड प्रिपरेशन एंड इरिगेशन इज रिड्यूस्ड, जो कि इस प्रकार से मादा कुड़ पद्धति में जो है भूमि की जुताई करने में और इरिगेशन के लिए जो है हमें दूसरी विधि के अपेक्षाकृत कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कंपेयर टू चेक बेसिन देयर इज ए लेस वेस्टेज ऑफ लैंड इन फील्ड डिचेस। फील्ड की नालियां या बॉर्डर बनाने में जो है चेक बेसिन के मुकाबले में कम भूमि खर्च होती है। Both large and small irrigation streams can be used by adjusting the number of furrows irrigated at any one time to suit the available farm. यदि स्ट्रीम साइज बहुत ज़्यादा है तब भी हम एक बार में एक से ज़्यादा फरो में सिंचाई देकर इस प्रकार इसका व्यवस्थापन कर सकते हैं। द फरो कैन बी यूज टू डिस्पोज ऑफ द रन ऑफ फ्रॉम रेनफॉल रैपिडली। कई बार जो है वर्षा के दिनों में जो है ये फरो ड्रेनेज नालियों का कार्य भी करती हैं। द फरो मेथड में बी अडॉप्टेड टू यूज विदाउट इरोजन ऑन ए वाइड रेंज ऑफ नेचुरल स्लोप्स। कई प्रकार के स्लोप्स में जो है बिना भूमि को नष्ट किए हुए इस प्रकार की विधि का उपयोग सिंचाई करने के लिए किया जा सकता है। कुछ इस विधि में भी ड्रॉबैक है। पहला है नॉट सुटेबल फॉर लाइट सॉइल्स विथ ए हाई इन्फिल्ट्रेशन रेट। जहां पर बहुत ज़्यादा हल्की भूमि होती है या कोर्स सॉइल्स होती हैं वहां पर पर्कुलेशन लॉसेस या इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस ज़्यादा होने के कारण इस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ सॉइल इरोजन होने की संभावनाएं बनी रहती हैं और लेबर खर्च ज़्यादा होता है। फरो इरिगेशन मेथड को जो है ये कई प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला है बेस्ड ऑन देयर अलाइनमेंट, स्ट्रेट फरो और कंटूर फरो, और बेस्ड ऑन देयर साइज एंड स्पेसिंग फरो में भी क्लासिफाइड इनटू द डीप फरो और कॉरिगेटेड फरो। तो एक एक करके देखते हैं। अलाइनमेंट के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है, स्ट्रेट फरो और कंटूर फरो। स्ट्रेट फरो जहां पर स्लोप्स बहुत ज़्यादा कम होती हैं वहां पर स्लोप की दिशा में जब है फरो का निर्माण किया जाता है तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेट फरोज। जबकि जहां पर स्लोप्स ज़्यादा होते हैं वहां उन क्षेत्रों में जो है ये फरो का निर्माण जो है अक्रॉस द स्लोप किया जाता है, अर्थात जिस दिशा में ढाल होती है उसके विपरीत दिशा में फरो का निर्माण किया जाता है अकॉर्डिंग टू कंटूर लाइंस या कंटूर लाइन के पैरेलल्स जो है फरो का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार की फरोस को जो है हम कंटूर फरो कहते हैं। तीसरा प्रकार होता है कॉरिगेटेड फरो। कॉरिगेशन फरो इरिगेशन कंसिस्ट ऑफ अप्लाइंग वाटर इन ए स्मॉल शैलो फरो। इस प्रकार के उसमें फरो इरिगेशन सिस्टम में जो है बहुत उथले फरो का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार के जब किसी सॉइल में जो है विदाउट इरिगेशन व्यवस्था किए हुए जो है फसलों की बुआई की जाती है और वहां पर जो है 6 से 10 सेंटीमीटर गहरी और 40 से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है बांस की सहायता से या पाइप की सहायता से फर्रोस का निर्माण किया जाता है अलोंग द स्लोप्स, तो इसे हम कहते हैं कॉरिगेशंस। इस विधि में इस प्रकार से कार्य किया जाता है कि शुरू में जो है फसलों की बुआई जैसे कि गेहूं है, ग्राउंड नट वगैरह है, फसलों की बुआई जो है बिना किसी इरिगेशन व्यवस्थापन के, बिना कोई तैयारी के जो है खेत में बुआई कर दी जाती है और उसके बाद उसमें ढाल की दिशा में जो है
75 से सेंटीमीटर दूरी तक के 6 से 10 सेंटीमीटर गहरी जो है छोटी छोटी फर्रोज का निर्माण किया जाता है और पानी छोड़ दिया जाता है। तो इन फर्रों से पानी बहता हुआ पूरे खेत में फैल जाता है और जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो उसमें जो है ये कॉरिगेशन की व्यवस्था खत्म हो जाती है और चेक बेसिन या बॉर्डर के द्वारा जो है इरिगेशन दिया जाता है। नेक्स्ट है डीप फरोज, जहां पर ट्रीज का उपयोग किया जाता है या डीप रूटेड क्रॉप्स का उपयोग किया जाता है या फसलें लगाई जाती हैं। वहां पर फरोज गहरी फरो का निर्माण किया जाता है अलोंग विद द कंटूर्स व्हेन स्लोप इज हायर। जहां पे स्लोप ज़्यादा होता है तो वहां पे कंटूर के पैरेलल जो है इन फरो का निर्माण किया जाता है। यहाँ या जहां पर स्लोप कम होता है वहां पर स्ट्रेट या ढाल की दिशा में जो है गहरी नालियों का निर्माण किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं डीप फरो। अब इन फरों में इरिगेशन की व्यवस्था के हिसाब से इसको 3-4 भागों में बांटा गया है। पहला है अल्टरनेट फरो इरिगेशन, दूसरा एवरी रो फरो इरिगेशन और तीसरा आता है स्किप फरो इरिगेशन। अल्टरनेट फरो इरिगेशन यह जो है पानी बचाने की एक प्रक्रिया होती है। इन दिस सिस्टम वाटर इज अप्लाइड इन अल्टरनेट फरो। इसमें जो है एक छोड़ के दूसरी फरो में सिंचाई की जाती है, अर्थात पहली बार जब सिंचाई की जाएगी तो इवन नंबर ऑफ फरोज या जो 2, 4, 6, 8 इत्यादि नंबर की फरोज है उसमें सिंचाई की जाएगी। जब अगली सिंचाई की जाएगी तो इन 2, 4, 6, 8 नंबर की फरों में सिंचाई न देकर 1, 3, 5, 7 नंबर की फरों में सिंचाई की जाएगी। इस प्रकार एकांतर क्रम से हर बार एक फरो को छोड़कर दूसरी फरों में सिंचाई की जाती है और पानी की बचत की जाती है। इस प्रकार के उसमें जो है सॉइल सरफेस थॉरोली वेटेड हो जाती है और लैटरल मूवमेंट के द्वारा, परंतु जो है पानी में 25 से 30% तक की बचत की जा सकती है इस प्रकार की सिंचाई करने से। लेकिन फसल उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है और यह पाया गया है कि फसलों का उत्पादन 2 से 16% तक घट जाता है। एवरी रो फरो इरिगेशन, इस प्रकार की व्यवस्थापन में फरो इरिगेशन के उसमें हर फरो में जो है पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की जाती है। फिर आता है स्किप फरो इरिगेशन, जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर इस मेथड का उपयोग किया जाता है और एक फरो छोड़कर दूसरी फरो में पानी दिया जाता है, अर्थात जिस फरो में पानी दिया जा रहा है हर बार उसी फरो में पानी दिया जाएगा और जिस फरो में पानी नहीं दिया जा रहा है उस फरो में कभी भी पानी नहीं दिया जाता है। और या फिर इंटरक्रॉपिंग करने के लिए भी जो है इस प्रकार की व्यवस्थापन किया जाता है। The skipped furrow will be utilized for raising intercrop, और जिन कूड़ में या जिन फरोज में पानी नहीं दिया जाता है उन कूड़ों का उपयोग भी जो है इंटरक्रॉप फसल को उगाने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार के उसमें 30 से 35% तक पानी की बचत हो सकती है। तो यह हमने देखा कि वेटिंग पैटर्न कैसे प्राप्त होता है और फर्रो का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, फर्रो या रिजेस पे जो है प्लांटेशन किस प्रकार से किया जाता है और फर्रोस कितने प्रकार की होती हैं, इसके क्या लाभ होते हैं। धन्यवाद।